नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो इनकी सिर्फ डेफिनेशन आती है, जो आपका शॉर्ट टाइप आंसर आएगा उसमें सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूला, तो बस ज्यादा अपन पढ़ेंगे नहीं। बुक में तो बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी डेफिनेशन आपने 11th-12th के अंदर भी पढ़ी है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। तो ये देखो, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो, कोई पॉइंट होता है उसका लीनियर मोमेंटम है p, ठीक है, और कोई यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ आपको O, तो यहाँ से मान लीजिए उसका जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो R है। तो अगर इस P का इस ओरिजिन के सापेक्ष मोमेंट लिया जाए यानी आघूर्ण लिया जाए तो उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस B। तो द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग का, किसी पार्टिकल के रेखीय संवेग का किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष आघूर्ण जो होता है वो आपके पास क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो आपको बस यहां से यहां तक याद करना है और आपको सीधा इसको जे से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल हम, आर क्रॉस पी होता है और पी क्या होता है, एम वी होता है। तो एम बाहर आ जाएगा तो ये इसका फॉर्मूला, दैट्स इट। आपको इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना आएगा। कंपोनेंट फॉर्म में आगे ये डायग्राम भी आपको नहीं बनाना है, आपको ये भी नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना है। ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, 1 मार्क में आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा तो ये इसके कंपोनेंट फॉर्म है, ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपको सीधा पूछा जाएगा टॉर्क। टॉर्क का भी आपके पास ऐसे ही ध्यान रखना है, द मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी आपने रेखीय संवेग का आघूर्ण लिया था, अब आपको बल का आघूर्ण लेना है किसी बिंदु के सापेक्ष, है ना, किसी फोर्स का मोमेंट लेना है। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क, बस यही आपको करना है। और सीधा टॉर्क से डिनोट करते हैं, फोर्स F है और R है, दैट्स इट। आपको ये फॉर्मूला लिखना है और ये डेफिनेशन लिखनी है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं आता है, ये सब भी बेकार है। 1 मार्क की डेफिनेशन में आपको एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर टॉर्क की पूछी जाएगी। डेरिवेशन शुरू होता है अब। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड टॉर्क। अगर आपके पास मैनी बॉडी सिस्टम दिया हुआ है यानी कि एक सिस्टम दिया है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसका टॉर्क क्या होगा और इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होगा, ये डेरिवेशन आपको बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो वही करते हैं। मान लीजिए सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल है, सबका एंगुलर मोमेंटम J1 J2 है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, J1 प्लस J2 प्लस Jn, इस तरह से चला जाएगा। पहले वाले पार्टिकल का कितना हो जाएगा, R1 क्रॉस P1, सेकेंड पार्टिकल का हो जाएगा R2 क्रॉस P2, समेशन लगाएंगे तो Ri क्रॉस Pi हो जाएगा और समेशन की वैल्यू चली जाएगी I इज इक्वल टू 1 to n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया J। ठीक है, तो J हमने अभी अभी निकाला ये। अब टॉर्क हम निकालते हैं, मैनी बॉडी सिस्टम का टॉर्क हम निकालते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा J। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इधर हो जाएगा dJ बाई dt और इधर लग जाएगा, यहाँ पर इस जगह लग जाएगा d बाई dt और आगे वो टर्म एज इट इज है। ठीक है, तो अब क्योंकि आपके पास दो क्वांटिटीज है, तो पहले का करेंगे तो सेकंड कांस्टेंट, सेकंड का करेंगे तो पहला कांस्टेंट, लेकिन बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो पहले मैं आर आई का करती हूँ, तो आर आई का कितना हो जाएगा, डी आर आई बाई डी टी हो जाएगा। उस टाइम पे क्रॉस पी आई कॉन्स्टेंट रहेगा, तो क्रॉस पी आई कॉन्स्टेंट है, फिर प्लस का साइन आएगा और इस बार आर आई को एज इट इज रखना है, तो आर आई को एज इट इज रखा, क्रॉस को एज इट इज रखा और पी का कर दिया डी पी बाई डी टी। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म हमें मिली है, ये कौन सी मिली है, डी आर आई बाई डी टी क्रॉस पी आई। इसकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी आ रही है। तो डी आर आई बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, ये 1 नहीं है ये आई है, वी आई हो जाएगा। और पी आई जो होता है वो कितना होता है, एम आई वी आई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एम आई वी आई। एम आई तो आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल, और वी आई क्रॉस वी आई, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, एम द्रव्यमान तो स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगा। तो वी आई क्रॉस वी आई, सेम क्वांटिटी का, सेम वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है, तो वी आई क्रॉस वी आई कितना हो जाएगा, 0। तो ये फर्स्ट टर्म तो यहाँ मिल जाएगा 0, राइट। और ये जो dp बाई डी टी है इसकी जगह क्या मिल जाएगा हमें, एफ न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो चलिए, तो यहाँ पर dj बाई डी टी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में समेशन है ही, और ये आर आई की जगह ये आर आई और इस dp बाई डी टी की जगह आ जाएगा आर क्रॉस एफ। और आर क्रॉस एफ हमें पता है कितना होता है, टॉर्क होता है, अभी पढ़ा था, ये किसके बराबर है, समेशन ऑफ, ये हमें पता है टोटल टॉर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पे dj बाई डी टी जो है राइट हैंड साइड में ये टर्म है, ये किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है। तो ये आपके पास मैनी बॉडी सिस्टम का टॉर्क भी होगा। एग्जाम में पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो जे और टॉर्क में ये रिलेशन भी आपके पास आ जाएगा।
क्लियर है। एफ का जो चीज हमने इफ यू रिमेम्बर सेंटर ऑफ मास के अंदर करी थी वही है। एफ का फॉर्मूला जो होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होता है, और यहाँ पे हमारे पास इंटरनल का बाद में 0 आ जाता है, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में भी आपको। इंटरनल का वैसे भी 0 ही होता है, ये देखिए इंटरनल 0 ही होता है, तो ये रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल ही आएगा। तो रिलेशन आपको ये लिखना है बस, टॉर्क जो है वो टॉर्क एक्सटर्नल के बराबर होगा। अब आता है आपका मेन डेरिवेशन। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, वैसे हम अब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये देखिए, ये डायग्राम है, बॉडी आपको दिख रही है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास है ये रहा, और सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर हमें कितना दिया हुआ है? RC दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई ith पार्टिकल है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है लेबोरेटरी फ्रेम में या O के सापेक्ष वो कितना ले रखे हैं अपन? RI ले रखे हैं। और सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम क्या लिख रहे हैं? RCI। ये हमें है, इसका मास है m। ओके, इतना हमें पता है, इतना ही ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं अबाउट ओरिजिन। तो JSO का मतलब होता है, S का मतलब सिस्टम, O का मतलब ओरिजिन। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये सिस्टम का है, ये सिस्टम का है, किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट, नॉट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन के अबाउट। तो सिंपली हमें पढ़ा है अभी कितना था? RI क्रॉस PI, और P को रखेंगे MI VI, तो MI RI क्रॉस VI हो जाएगा और RI क्रॉस PI हो जाएगा। तो ये तो आपके पास JSO आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है तो JSC हो जाएगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो हम पोजीशन वेक्टर भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे और वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में RI की जगह सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जो कि RCI है, और यहाँ पर आपके पास सॉरी ये और VI है, तो वेलोसिटी का किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगी? ith पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास यानी कि VCI आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये चीज हम पढ़ चुके हैं बहुत बार गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, जो R प्राइम इसमें इस यहीं पर देख लो, ये ट्राइंगल आपको मिल रहा है, ये ट्राइंगल आपको मिल रहा है, इसका वेक्टर इधर जा रहा है, इसका वेक्टर इधर जा रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है यहाँ पे। तो वेक्टर ट्राइंगल लो लगाओ, तो ये मिल रहा है मुझे RC प्लस RCI इज इक्वल्स टू RI, ये मिल रहा है मुझे। तो यहाँ से RCI की वैल्यू निकालूंगी तो कितना मिल जाएगा? ये RC उधर चला जाएगा, RI माइनस RC, RI माइनस RC, ये रहा इक्वेशन नंबर 3 में देखो, RI माइनस RC हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम चीज हमें किसके लिए मिल जाएगी? VC1 के लिए मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा VCI, ये आ जाएगा VI, और ये माइनस का आ जाएगा VC। ठीक है, इक्वेशन 3 को यानी RCI की वैल्यू आ चुकी है और इक्वेशन 4 में VCI की वैल्यू आ चुकी है, वो हम रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो देखो RCI तो रखना है यहाँ पे और VCI रखना है यहाँ पे, तो दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखिए ये वैल्यू रख दी, ये RCI और ये VCI। सब जगह I है, 1 कहीं पर भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले RI क्रॉस VI, तो ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, फिर RI क्रॉस VC, तो ये सेकेंड वाला टर्म आ गया। फिर ये RC क्रॉस VI, ये थर्ड टर्म आ गया, और फिर ये RC क्रॉस VC फोर्थ टर्म आ गया। सबको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, समेशन को अंदर डाल दो सब पे, तो समेशन को अंदर डाल दिया, तो ये 4 टर्म हमारे पास विद समेशन हो गया। RC और VC जो है उन पे समेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके ऊपर I नहीं लगा हुआ है, सेंटर ऑफ मास फिक्स है। तो RC क्रॉस VC जो है वो बाहर आ जाएगा समेशन के, तो ये समेशन के बाहर आ जाएगा। फर्स्ट वाला जो टर्म है वो एज इट इज है। VC पे समेशन नहीं है इसलिए समेशन के बाहर VC को ले लो, पर उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। RC भी समेशन के बाहर आ सकता है, तो RC को बाहर ले लिया, बाकी टर्म को समेशन के अंदर रख लिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब हमें पता है कि हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में पढ़ा था कि समेशन MI/RI जो है वो MRC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने RC का फॉर्मूला पढ़ा था, कितना था? समेशन MI/RI अपॉन कैपिटल M। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो MRC किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर। इसी तरह से समेशन MI/VI जो है वो MVC के बराबर है, और समेशन M जो है वो कैपिटल M के बराबर है। तो यहाँ पर जो है इसकी जगह तो आ जाएगा MRC, करेक्ट, इसकी जगह आ जाएगा MVC और इसकी जगह आ जाएगा M। ये रख देते हैं वैल्यूज।
तो हमारे पास कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है JSC, और ये वैल्यू वीडियो को बैक करके देखना, ये वैल्यू थी JSO की, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म JSO माइनस सेकेंड टर्म में ये आ रहा है MRC, और इधर क्या है क्रॉस VC, तो MRC क्रॉस VC, फिर ये माइनस का इधर देखो RC क्रॉस, फिर ये आ रहा है MVC, तो माइनस का RC क्रॉस MVC आ गया, इधर RC क्रॉस VC है, उसके साथ में M है, M को तो आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। यस यस, इस m को अगर मैं यहाँ पर ले लूं तो ये माइनस का ये टर्म मुझे क्या मिल रहा है, माइनस का MRC क्रॉस VC, और इधर क्या मिल रहा है प्लस का MRC क्रॉस VC, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बस इतना सा टर्म हमारे पास बचेगा, तो ये वाले टर्म हमने यहाँ पर ले लिए हैं। करेक्ट, इस m को अंदर डाला जा सकता है, VC के पास में लिया जा सकता है, तो RC क्रॉस MVC आ जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, ऐसा ना करके ऐसा कीजिए, जिससे दिक्कत नहीं आएगी आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों को कैंसिल आउट मत कीजिए क्योंकि तीनों टर्म सेम ही है, तीनों टर्म सेम है। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर JSO आ रहा है, JSO आ जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ओके, अब ये MVC क्या है, PC है, PC लिख दिया, PC सेंटर हमारे पास मोमेंटम हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो SC आ जाएगा, ये SO आ जाएगा, और RC क्रॉस PC बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है, तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, JC, तो ये हमारे पास आ जाएगा JC। अब इसको लैंग्वेज में लिखने का कैसे करेंगे, इसका ये मतलब है कि यहां ध्यान रखना, ये है सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, ये है सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के सापेक्ष, और ये है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के सापेक्ष, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो JC इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O, सेंटर ऑफ मास का है O पॉइंट के अबाउट, तो यहां से अगर अपन JSO का निकालते हैं, JSO की वैल्यू, तो JC किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ में आ जाएगा, तो ये आपके पास आ चुका है, और इसको लैंग्वेज में याद रखना। इसका मतलब द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ये रहा, इसकी बात हो रही है, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट क्यों, क्योंकि O क्या था, फिक्स था पॉइंट, फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम, वेक्टर सम क्यों, क्योंकि प्लस लगाया है, किसके बराबर है, दो टर्म के सम के बराबर है, किस किसके, सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, प्लस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का खुद का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द फिक्स पॉइंट, क्योंकि ये जो JC है वो O के अराउंड था, तो लैंग्वेज में आपके पास ये हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो है मेनी पार्टिकल सिस्टम का, उसका डेरिवेशन कीजिए, या फिर ये जो 3 लाइनें लिखी हुई है आपको बस आगे लिखा हुआ होगा प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल जो है इन दो टर्म्स के इक्वल के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था टो था dj/dt r क्रॉस f के बराबर था। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क जीरो होते ही आपका dj/dt जीरो हो जाएगा और j कांस्टेंट हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो एग्जांपल्स है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के वो सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये आपकी सेकेंड यूनिट जो है वो उसका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसका रिजिड बॉडी वाला चैप्टर करेंगे। रिजिड बॉडी वाला चैप्टर मतलब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि इस यूनिट में क्या 2 चैप्टर हैं। ये सब हम लास्ट में रिवीजन में जब है क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा। एक बार पहले थ्योरी वाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर 6 देखिए, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये भी सेकेंड यूनिट में ही है। ये भी क्या है आपका सेकेंड यूनिट का ही हाफ पोर्शन है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।